नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ISPCS मेंटोर के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरे द्वारा यहाँ पे हिस्ट्री को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हिस्ट्री को हम यहाँ पे देख रहे हैं और हिस्ट्री में भी हमने जो है वो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हिस्ट्री में हम एंशिएंट इंडिया से प्रारंभ किए हैं। ठीक है, एंशिएंट इंडिया से हमने क्लास को प्रारंभ किया है, जिसमें हमने जो पहला टॉपिक है जिसको स्टोन एज कहा जाता है, दोस्तों स्टोन एज कहा जाता है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इस स्टोन एज से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो भी फैक्ट थे, जो भी इसके बेसिक थे, जो भी इसकी थ्योरी थी, दोस्तों इसको हमने कंप्लीट कर लिया। साथ ही इसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको भी हमने कवर कर लिया है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। जो लोग उसको नहीं देखे हैं प्लीज़ वो चैनल पे विजिट करें और उसको वहाँ पे देखें, और अपना अगर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं किसी भी तरीके का तो वो प्लीज़ बता सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ PDF के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन करेंगे, PDF आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी। तो आज की जो हमारी टॉपिक है दोस्तों, जिसे आज हम देखने वाले हैं, आज की टॉपिक में हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में देखेंगे। सिंधु सभ्यता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे जो आपके एग्जाम्स में, क्योंकि आपको पता है एग्जाम के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, चाहे आप BPSC का देख लीजिए, चाहे आप UPPCS का देख लीजिए। तो इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे और उन्हीं फैक्ट्स के माध्यम से अपनी क्लास को देखेंगे, और बाद में इसका जो भी PYQ है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक देख लेते हैं। दोस्तों, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये भारत की, किसकी दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी दोस्तों, ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, तो ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भारत की पहली जो है दोस्तों वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और इसकी हमें जानकारी कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, जानकारी से भी पहले आप ये जान लीजिए, जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हमारे एग्जाम के जो एग्जाम होगा, हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस के लिए हमें किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो इम्पोर्टेंट साइट है, ठीक है, जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण साइट है, इन साइट को हम देखेंगे। इन साइट का जो भी साइट दिया है दोस्तों, इनकी हम लोकेशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इनकी हम लोकेशन देखेंगे। लोकेशन कैसी होगी, तो लोकेशन हम देखेंगे कि ये किस कंट्री में है। ठीक है, किस कंट्री में है, किस कंट्री में है दोस्तों, या फिर किस स्टेट में है। ठीक है, किस स्टेट में है या फिर किस रिवर के पास है। तो ये हमारा जो है पढ़ने का तरीका होगा। दूसरी चीज, जो ये साइट है, इस साइट को किसने डिस्कवर किया है दोस्तों, इस साइट को किसने डिस्कवर किया है। ठीक है, हम ये चीजें देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो साइट है इससे हमें जो है किन चीजों का एविडेंस प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमें किन चीजों की जो है वो, किस चीजों का हमें साक्ष्य मिला है। ठीक है, हम उनके साक्ष्य को देखेंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि उनका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंस हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम में वो किस तरीके से हमें हेल्प करेगी, और साथ में यहाँ पे हम लोग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। ये हम जो है जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका ये तरीका रहेगा कि हम देखेंगे कि उसमें महत्वपूर्ण साइट कौन सी है और उन साइट का लोकेशन क्या है, उनको किसने डिस्कवर किया है, उसके खोजकर्ता कौन है। ठीक है, उसके खोजकर्ता कौन है दोस्तों। साथ ही हम देखेंगे कि वहाँ से हमें किन चीज़ों के साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त हुए हैं, किन चीज़ों के साक्ष्य या हमें प्रमाण मिले हैं, और उससे उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका जो महत्ता क्या है दोस्तों, उसकी महत्ता क्या है, उसको हम देखेंगे। बाद में हम देखेंगे कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। जैसे सिंधु घाटी जो सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, फटाफट देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए दोस्तों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, इनको किन नामों से जाना जाता है, इनके हमें कितने नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहली चीज तो हमें इनके नाम देखने को मिलता है, तो कहीं पे इनका नाम जो है हमें हड़प्पा संस्कृति देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्या देखने को मिलता है, हड़प्पा संस्कृति देखने को मिलता है, या फिर इसका नाम दोस्तों हमने देखा भी सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमें इनके जो है अन्य नाम हैं दोस्तों जो ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए।
इसके अलावा ही इसको जो है कहीं कहीं कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसको जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता, इसको कहीं कहीं जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब जो है कांसे का प्रयोग जो है वो बृहद पैमाने पर हो रहा था। इसके अलावा दोस्तों इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, कैसे, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच इसके बहुत सारे स्थल मिले हैं, इसी वजह से दोस्तों इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम भी दे दिया जाता है। तो ये तो हमें हुए इसके नाम जो हमें देखने को पता चलता है। अब हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके बारे में हमको सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था। ये जो प्रथम नगरी सभ्यता है, इसके बारे में हमें सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा प्राप्त हुआ था। तो देखिए, जो हड़प्पा संस्कृति है, सिंधु घाटी सभ्यता है, सबसे पहले जो जानकारी दिया दोस्तों, एक चार्ल्स मैसन नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था उसका, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन नाम का दोस्तों एक व्यक्ति था, जिसको 1826 में ही इसने इसको जो है वहां पे कुछ अवशेष, कुछ टीले जैसी संरचना दिखाई दिया, तो उसका इसने अनुमान लगाया था, इसको बताया था किसने, चार्ल्स मैसन ने। उसके बाद से आते हैं दोस्तों, नाम है जो एएसआई के महानिदेशक थे, एएसआई के महानिदेशक थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। उनका नाम था दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम को 2 मोहरें मिलती हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दोस्तों इनको जो है 2 मोहरें मिली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनको दोस्तों 2 मोहरें मिलती हैं। और ये जो मोहरें होती हैं दोस्तों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो 2 मोहरें होती हैं, इन मोहरों का जो महत्व होता है, इस पे लिपियां, इनकी लिपि अंकित होती है। ठीक है, इन पे एक श्रृंगी बैल छपा होता है और यहाँ पे 6 अक्षरों की इनकी एक लिपि लिखा हुआ होता है। लेकिन जो अलेक्जेंडर कनिंघम होते हैं, वो इसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, वो इसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है, अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उनका नाम है जॉन मार्शल। क्या नाम है दोस्तों, उनका नाम है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल एएसआई के निदेशक बन के आते हैं दोस्तों, और ये जो है उसके महत्व को समझते हैं। और जॉन मार्शल के ही निर्देशन में, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम है, एक का नाम है दोस्तों आरडी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, एक का नाम है राखाल दास बनर्जी, और एक का नाम है दोस्तों दयाराम साहनी। क्या नाम है, दयाराम साहनी। इन्हीं के मदद से जो है सर्वप्रथम जो है खुदाई प्रारंभ होती है। ठीक है, खुदाई जो है वो प्रारंभ होती है इन्हीं के मदद से, और यहाँ से हमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ों का जो है वो प्रमाण प्राप्त होता है। और जब खुदाई होती है तब हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा है, ये हड़प्पा स्थल का एकदम से पूरी संरचना निकल करके सामने आ जाती है। ठीक है, अब जो है हम अपने फैक्ट्स के माध्यम से देखेंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे जैसे फैक्ट्स आता जाएगा उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी हम वो वहाँ पे आपको देते जाएंगे। ठीक है, हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जब आप हड़प्पा की खुदाई पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इनका लोकेशन, ठीक है, इनका लोकेशन, तो उसको हम लोग थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, जैसे ये आपका भारत है, ठीक है, ये भारत है, और यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है ये आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया है। तो इसका जो दोस्तों हमें लोकेशन देखने को मिलता है वो सूतकांगेडोर से लेकर के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका हम ऐसे लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो इसका नॉर्थ लोकेशन देखने को मिलता है दोस्तों वो है मांडा। क्या है, मांडा, जो कि ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पे है दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद से यहाँ पे मिलता है हमें सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर दोस्तों ये जो है ये बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित है सूतकांगेडोर। उसके बाद से हम यहाँ दक्षिण में देखते हैं दैमाबाद। दक्षिण में क्या देखते हैं, दैमाबाद, जो कि ये महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। और हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों जो इसका पूर्वी सीमा है, इसका नाम है आलमगीरपुर। ठीक है, क्या नाम है, आलमगीरपुर। ठीक है दोस्तों, ये जो आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ पे है। ठीक है, तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, अगर हम इसका फैलाव देखें तो इसका फैलाव कैसा है, तो ये त्रिभुजाकार है। कैसा है दोस्तों, तो ये त्रिभुजाकार है, ध्यान रखिएगा, ये त्रिभुजाकार में ये फैलाव है इसका। और ये कितने देशों में है दोस्तों, तो ये 3 देशों में ये विस्तृत थी। कितने देशों में दोस्तों, 3 देशों में ये विस्तृत थी। 3 देशों में कौन, तो ये ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। उसके बाद से पाकिस्तान में भी कौन कौन से स्थल है फटाफट देख लेते हैं। तो जैसे हड़प्पा हो गया, ठीक है, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया दोस्तों, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। इसके अलावा चहुंदड़ो हो गया दोस्तों, चहुंदड़ो हो गया, ठीक है, कोटदीजी हो गया, कोटदीजी हो गया, ठीक है, कोटदीजी हो गया, आमरी हो गया, ये सभी स्थल दोस्तों। इसके अलावा भी और ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जो पाकिस्तान राज्य में अवस्थित हैं। ठीक है, दूसरा जो स्थल दोस्तों हम देखते हैं भारत। भारत देश में हमें बहुत सारे स्थल देखने को मिलते हैं। भारत में जैसे हम लोग गुजरात राज्य में बहुत सारे स्थलों को देखेंगे, हरियाणा में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे दोस्तों। इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे, मध्य प्रदेश में देखेंगे। इन सभी पे हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे कि कहाँ पे कौन कौन से हमें जो है स्थल मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें 2 स्थल देखने को मिलते हैं अफगानिस्तान में। कहाँ पे दोस्तों, अफगानिस्तान में हमें 2 स्थल देखने को मिलते हैं। अफगानिस्तान में 2 स्थल कौन कौन से हैं, एक तो मुंडी गाक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक तो है मुंडी गाक
और दूसरा है शुर्तघोई। ठीक है, दूसरा को है तो शुर्तघोई। बाकी हम जो भी फैक्ट अभी पढ़ेंगे तो फैक्ट के माध्यम से इन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को अब देखना स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया, और आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोग को पता ही होंगी, और नहीं भी पता होंगी तो हम आगे कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है कि कुछ हम लोग तथ्यों को, कुछ विवरण को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला है कि साधारणतः सिंधु सभ्यता अन्य किन नामों से जानी जाती है। तो सिंधु सभ्यता को हम लोग किस नामों से जानते हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो इसको दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता, इसको हमने देख लिया, इसको कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें हड़प्पा जो सभ्यता है, हमने कल ही देखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, ये जो हड़प्पा संस्कृति है ये कैसी सभ्यता है। तो ये याद करिए आप लोग, हमने इसको बताया था कल आपको कि दोस्तों ये प्रोटो हिस्टोरिक है। ठीक है, ये प्रोटो हिस्टोरिक है, मतलब ये आद्य ऐतिहासिक संस्कृति है। मतलब कि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि इनका लेखन तो है, ठीक है, इनके पास लेखन है, ठीक है, लिखित साक्ष्य हमें मिलते हैं, ये लिखित हमें प्रमाण मिलते हैं, परंतु इन लिखित प्रमाण को, जो लिखित इनका जो प्रमाण है उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो फिर हम इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, इसका प्रमुख स्रोत क्या है। तो ये जो पुरातात्विक उत्खनन हुआ, ठीक है, जो भी पुरातात्विक उत्खनन हुआ उससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। पुरातात्विक उत्खनन कैसे, तो ध्यान रखिएगा, जैसे इनके पुरातात्विक उत्खनन से हमें क्या मिली, इनकी मोहरें मिली। ठीक है, इनकी मोहरें मिली, इनकी वास्तुकला का जो हमें पता चला। ठीक है, इनकी जो हमें वास्तुकला का पता चला। इसके अलावा हमें इनके जो मृदभांड मिले, इनके जो मृदभांड मिले, इनकी जो मनके मिले दोस्तों, इनके जो मनके मिले, बाट मिले। ठीक है, इन सभी चीजों से जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है इस सभ्यता के बारे में। ठीक है, इस सभी चीजों से दोस्तों हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है। सिंधु सभ्यता को किस काल में रखा जाता है, तो इसको हमने देखा दोस्तों, इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिखित जो लिखित प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है, उन लिखित प्रमाण को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, इनकी लिपि क्या थी, तो इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी दोस्तों। कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, या उसी को पिक्टोग्राफी लिपि कहा जाता है। इनकी भाव चित्रात्मक लिपि थी जिसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि आप अभी भी देखेंगे कि इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चंस मैंने बताया, जैसे कोई साइट है, कहाँ पे लोकेटेड है, वहां से हमें किन चीजों का प्रमाण प्राप्त हुआ है, क्योंकि अभी भी उसकी खुदाई हो रही है, उसका जो रिसर्च है वो जारी है। तो इस वजह से क्वेश्चंस जो है कभी जो न्यूज़ में रहते हैं वो भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके साथ ही हमें मतलब इनका क्या पूजा था, क्या इनका धर्म था, क्या किन चीज़ों पे विश्वास करते थे, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इनका व्यापार कैसे था, इनका राजनीतिक जीवन कैसा था, प्रशासनिक जीवन कैसा था, इन सभी चीज़ों से संबंधित जो है प्रश्न अभी भी बनते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जब हम आपको इसका PYQ कराएंगे तो आप खुद देखेंगे कि प्रश्न जो है कैसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो कितने लाख वर्ग किलोमीटर में था, तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी। ठीक है, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी, जिसको हमने देख लिया था। और कैसा था दोस्तों, ये त्रिभुजाकार रूप में दोस्तों ये फैली हुई सभ्यता थी। इसको हमने अभी पीछे तो देखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। इसमें क्या है कि रेडियो कार्बन है C14, इसके द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जो रेडियो कार्बन विधि है ये C14, इसके द्वारा क्या होता है कि किसी भी काल का जो है निर्धारण किया जाता है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये माना जाता है कि जो भी सजीव चीजें रही होंगी उसमें ये विद्यमान होता है, और जब भी चीजें जब विनाश की तरफ बढ़ती है, विनाश होता है, तो उनकी जो क्षय होने की दर होती है वो लगातार होती रहती है। ठीक है, इसी से जो है किसी भी चीज का जो है वो काल निर्धारण किया जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया जाता है, सभी लोगों ने तो अपना अलग अलग, बहुत सारे जो इतिहासकार है दोस्तों वो अपना अलग अलग जो है उसका काल निर्धारित किए हैं, लेकिन एक जो मान्य है, जो सर्वमान्य तिथि दिया हुआ है वो है दोस्तों इसका कि 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व के बीच में जो है इसका काल निर्धारण किया जाता है। ठीक है, विभिन्न स्थलों से प्राप्त असंशोधित रेडियो कार्बन के आधार पर हड़प्पा संस्कृति जो आरंभिक सभ्यता थी उसका टाइम पीरियड जो है 3200 से 2600 रखा गया। नगरी जो हड़प्पा दोस्तों इसको 2600 से 1900 रखा गया, और जो उत्तर हड़प्पा है उसको दोस्तों 1900 से 1300 BC के बीच में रखा जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी, इसको हमने पीछे कर लिया। तो ये त्रिभुजाकार थी दोस्तों। कैसी थी दोस्तों? तो ये त्रिभुजाकार थी। इसको हमने देखा ना कि जैसे भी ये हमारा भारत है, यहाँ पे जो इनका जो स्थल प्राप्त होता है, यहाँ पे सूतकांगे डोर से लेकर के यहाँ पे मांडा है इनका। मांडा के बाद से दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पे जो है आपका दैमाबाद, ठीक है, यहाँ पे आलमगीरपुर। तो इसको अगर हम एक तरीके से देखें दोस्तों, अगर हम मैच करें तो ये सभ्यता जो है एक त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई हमें प्रतीत होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है, कैसी मानी जाती है? तो ये कांस्य युगीन संस्कृति है और ये आद्य ऐतिहासिक है, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसका विस्तार दिया हुआ है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका देखिए जो मांडा, ये जो मांडा स्थल है दोस्तों, ये मांडा कहाँ पे है? तो ये मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। पश्चिम में जो सूतकांगे डोर है मकरान तट के पास, वहां पे है। और दक्षिण में इसका जो दैमाबाद महाराष्ट्र का एरिया है। और पूर्व में जो आलमगीरपुर है, जो मेरठ हिंडन नदी के तट पे, ये इसके जो है ये पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो उत्तरी सीमा का निर्धारण जो है दोस्तों वो मांडा करता है, और इसके दक्षिणी सीमा का निर्धारण जो है वो दैमाबाद करता है, और इसके पश्चिमी सीमा का निर्धारण सूतकांगे डोर करता है, और पूर्वी सीमा का निर्धारण जो है वो आलमगीरपुर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट इस पे पॉइंट है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की तिथि। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से जो है इतिहासकार हैं या विद्वान हैं जिन्होंने सिंधु सभ्यता को किस तिथि में रखा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट एक थोड़ा जॉन मार्शल है, इनको देख लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में जॉन मार्शल की तिथि पूछ ली जाती है, क्योंकि जॉन मार्शल के ही निर्देशन में इसका जो है वो खुदाई करवाया गया था। ये जो हड़प्पा संस्कृति है ये प्रकाश में आई थी, इसके महत्व को इन्होंने समझा था। तो इन्होंने जो इनका जो टाइम पीरियड दोस्तों वो 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व इन्होंने जो है निर्धारित किया है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो सर्वमान्य तिथि है दोस्तों, जो सर्वमान्य तिथि है वो कब से है, तो वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो माना जाता है कि ये 2500 बीसी से लेकर के 2500 या कहीं भी 2300 बीसी से लेकर के ये 1750 बीसी के बीच दोस्तों इसका टाइम निर्धारण जो है वो माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका खोज किस वर्ष किया गया था? खोज कब हुआ था दोस्तों? इसका खोज जो है ये 1921 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1921 में इसकी खोज किया गया था। किसने किया था हड़प्पा सभ्यता की खोज? तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो ये दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया था, ठीक है। किसने? दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया था। और ये जो हड़प्पा स्थल है दोस्तों, ये जो हड़प्पा स्थल है ये कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में भी ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है। कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये अवस्थित है, और मांटगोमरी जिले में, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों? तो ये मांटगोमरी जिले में ये स्थल जो है ये अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। और अगर रिवर पूछ ले तो रिवर पूछेगा तो ये रावी नदी के बाएं तट पे, ठीक है। रावी नदी के दोस्तों ये बाएं तट पे ये स्थल जो है ये अवस्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है, मांटगोमरी जिले में और रावी नदी के बाएं तट पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, सर जॉन मार्शल के ही निर्देशन में, ठीक है। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया है दोस्तों? तो इनकी खुदाई किया है राखाल दास बनर्जी ने। किसने किया है? राखाल दास बनर्जी ने दोस्तों इसकी खुदाई किया है, ठीक है। राखाल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई किया है दोस्तों। कब किया है? तो 1922 में इन्होंने इसकी खुदाई किया है। और हड़प्पा की जो है वो दयाराम साहनी ने किया है। और ये दोनों ही लोग जो है दोस्तों ये सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खुदाई किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में भारतीय पुरातत्वविद का विशेष योगदान रहा। किसका रहा? तो वो राखाल दास बनर्जी का था और दयाराम साहनी का, जिसको हमने देख लिया। नेक्स्ट है हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान आकृष्ट हुआ था? सबसे पहले क्लास स्टार्ट होते टाइम ही हमने बताया था कि जो हड़प्पा के विशाल टीले थे उसके इंपॉर्टेंस को या उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या नाम था दोस्तों? चार्ल्स मेसन। इसने 1826 में ही बताया था, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स मेसन ने 1826 में ही बताया था। हड़प्पा सभ्यता उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम। 1853 में दोस्तों इनको यहाँ की 2 मोहरें मिली, ठीक है। इनको दोस्तों 2 मोहरें मिलती है, परंतु ये उन मोहरों को लेने के बाद भी उसके महत्व को नहीं समझ पाते, इसलिए उस तरफ इनका ध्यान आकर्षित नहीं होता है। बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं जो इसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, और जो है वो दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी के साथ मिलकर के
उस टीलों की खुदाई जो है वो प्रारंभ करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो लगभग कितनी शताब्दियों तक ये जीवित रही? तो ये 6 शताब्दियों तक मतलब ये कहा जाए तो ये 500 से लेकर के ये 600 वर्षों तक ये सभ्यता जो थी दोस्तों ये जीवित रही। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो सिंधु सभ्यता है उसको नाम किसने दिया था? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको सिंधु सभ्यता का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये सर जॉन मार्शल ने दिया था। इन्हीं के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई थी दोस्तों, और इन्होंने ही जो है सर्वप्रथम इसको नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई प्रारंभ हुआ तो देखा गया कि यहाँ पे तो पूरी विकसित सभ्यता ही थी, उनके नगर काफी विकसित काफी डेवलप थे क्योंकि नगरीय सभ्यता थी। और उसको देखने के बाद से जो स्टुअर्ट पिगट थे ये आश्चर्यचकित हो गए दोस्तों, और आश्चर्यचकित होकर के इन्होंने क्या कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कि ये लगता है, इसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां रही होंगी। ठीक है, उसके डेवलपमेंट को देखने के बाद से जो स्टुअर्ट पिगट थे उन्होंने कहा कि इसको देखने के बाद से ऐसा लग रहा है कि जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो जो 2 शहर हैं ये लगता है किसी विशाल साम्राज्य की 2 राजधानी के रूप में कार्य करने वाले ये शहर रहे होंगे। इसको किसने कहा था? तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये भी पाकिस्तान में ही है। ठीक है दोस्तों, ये भी पाकिस्तान देश में ही अवस्थित है, पाकिस्तान में ही दोस्तों। ये सिंध प्रांत में है। कहाँ पे है ये दोस्तों? सिंध प्रांत में अवस्थित है। ठीक है, हड़प्पा जो था वो पंजाब प्रांत में था, ये सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है दोस्तों। कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, ये सिंध प्रांत के दोस्तों लरकाना जिले में ये स्थल जो है ये अवस्थित है। ठीक है, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है, देखिए जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों इसका अगर हम देखें तो ये सिंधी भाषा में दोस्तों इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है दोस्तों? मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। मोहनजोदड़ो, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो के किले व शहर की सबसे चौड़ी सड़कें थी। ठीक है, तो ये जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों इसका जो नगर विन्यास है, इनका जो अगर हम देखें, अगर इनका जो नगर पैटर्न देखें तो ये बहुत ही डेवलप था, क्योंकि यहाँ की दोस्तों जो हमें सड़कें मिलती हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ की जो हमें सड़कें मिलती हैं वो चौड़ी सड़कें मिलती हैं और एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई ये सड़कें यहाँ पे मिलती हैं दोस्तों। यहाँ पे जो भी सड़कें मिली हैं वो एक दूसरे को जो है समकोण पे काट रही हैं। इसके अलावा इनके जो नगरों का पैटर्न रहा है दोस्तों वो ग्रिड पैटर्न पे रहा है। ठीक है, ग्रिड पैटर्न पे रहा है, पक्की ईंटों से इनका निर्माण हुआ है। और जो इनकी सबसे अधिक जो सबसे प्रसिद्ध इनकी वास्तुकला है वो है यहाँ का स्नानागार। ठीक है, क्या है दोस्तों? यहाँ का स्नानागार। तो ये जो इनकी सड़कें थी वो कितनी चौड़ी थी? तो ये 7 मीटर से लेकर 11 मीटर तक ये सड़कें जो है वो चौड़ी होती थी। ठीक है, 7 मीटर से लेकर के 11 मीटर तक ये सड़कें जो है दोस्तों चौड़ी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी दोस्तों? तो ये प्रथम जो है नगरीय सभ्यता थी और बहुत ही डेवलप सभ्यता थी। ठीक है, इनकी नालियां बहुत अच्छी मिली है, जैसे आज की नालियां मिलती है वैसे उस टाइम की नालियां मिलती है। उनकी संरचनाएं उतनी अच्छी मिलती हैं जो इतने लंबे टाइम तक भी वो सुरक्षित रह सकी, जिसे हमने देखा। ठीक है, इनके पास जो है जल प्रबंधन का बहुत अच्छा प्रमाण हमें देखने को मिलता है। पक्की ईंटों का इनका घर निर्मित हुआ है, नालियां इन्होंने पक्की ईंटों की बनाई हैं, ईंटों से ही अपने फर्श का निर्माण करते थे। प्रत्येक घर में हमें कुओं का साक्ष्य मिला है। ये सभी चीजें जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलती है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही जो है डेवलप संस्कृति रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की ही खुदाई सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले जब खुदाई प्रारंभ हुआ तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई प्रारंभ हुई और हड़प्पा जब सामने आया तो इसी के नाम पे ही इसका जो नाम रख दिया गया दोस्तों वो हड़प्पा संस्कृति रख दिया गया। ठीक है, सबसे पहले इसी की खुदाई हुई, इसी वजह से नाम रख दिया गया। खुदाई किसने करवाया था दोस्तों? तो दयाराम साहनी ने। किसने किया था दोस्तों? तो दयाराम साहनी ने किया था। ध्यान रखिएगा, दयाराम साहनी ने किया था। कब? 1921 में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इनके जो मृदभांड है, जो इनके बर्तन मिले हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि ये आर्यों के पहले की संस्कृति रही होगी। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों वो अपने जो बर्तन बनाते थे, ठीक ध्यान रखिएगा, ये जो अपने बर्तन बनाते थे दोस्तों, ये बर्तन जो है वो चाकों पे इसका निर्माण करते थे। ठीक है, चाकों पे इनका निर्माण करते थे दोस्तों। और उसमें क्या होता था, ये कलर का, रंगों का ये प्रयोग करते थे दोस्तों। ध्यान रखिएगा,
एक तो चाकों पे इसका निर्माण करते थे, दूसरा चीज दोस्तों इन पे जो है रंगों का प्रयोग मिलता है, ठीक है, लाल व काले रंग का। किसका दोस्तों? तो लाल व हमें काले रंग के जो है रंगों का प्रयोग मिलता है। इसके अलावा हमको यहाँ पे इनकी चित्रकारी देखने को मिलती है, ठीक है, इनकी चित्रकारी देखने को मिलती है। तो ये सभी जो है ये मृदभांडों की वजह से ही हम इस सभ्यता को आर्यों से पहले रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विशेष तथ्य कुछ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। बिल्कुल, क्या कारण था? भिन्नता का कारण क्या था? तो ये सभी क्या है, इनके भिन्नता का कारण दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। क्यों भिन्न थी? क्योंकि इनके पास नगरी सुविधा थी, बिल्कुल, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, बिल्कुल इनके पास जो है लिपि थी, और इनको लोहा एवं रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। इनके पास, इनको लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी, और इनके पास कोई भी ऐसे मतलब युद्ध से संबंधित या रक्षा कुछ शास्त्र जो है वो हमें उनके साक्ष्य अभी तक नहीं मिलते हैं। इस बेस पे हम ये कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे दोस्तों, ये कैसे लोग रहे होंगे? तो संभवतः ये लोग जो है वो व्यापारी वर्ग रहे होंगे, ठीक है, व्यापारी वर्ग रहे होंगे, जो कि बहुत शांतिप्रिय रहे होंगे, युद्ध वगैरह में ये बिलीव नहीं करते रहे होंगे। और इन्होंने जो पूरा अपना ध्यान दिया दोस्तों, वो एक भौतिकतावादी दुनिया को, एक जो भौतिकतावादी दुनिया है उसके प्रसार में इसका जो है उन्होंने प्रयास किया, उसी का डेवलपमेंट किया, ठीक है। ये जैसे जो होता है ना कि एक हमें इनका जो जिस तरीके का हम इनका डेवलपमेंट देखते हैं, और डेवलपमेंट भी इस तरीके का है क्योंकि वहाँ पे हमें कोई मंदिर नहीं मिले हैं, कोई हमें ऐसे युद्ध और लड़ाई करने के जो है वो अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग काफ़ी शांतिप्रिय तरीके से रहे होंगे, और उनका जो आधार रहा होगा वो इनका व्यापार रहा होगा, और व्यापार चलाने के लिए हमेशा शांति चाहिए, तो शांति तरीके से व्यापार करते थे और अपने साम्राज्य का इन्होंने जो है विकास किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन नगर के नाम से जाना जाता है? तो कहाँ से हमें पत्तन, क्योंकि ये जो इनकी व्यवस्था थी दोस्तों, ये व्यापार आधारित थी। हम बार बार इसको बोल रहे हैं कि ये व्यापार पे आधारित थी। इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो ये हमें लोथल से मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है दोस्तों? ये लोथल से मिलता है। लोथल कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, ये गुजरात राज्य में अवस्थित है, ठीक है। लोथल जो है गुजरात राज्य में अवस्थित है, और भोगवा नदी के तट पर ये अवस्थित है दोस्तों। किस नदी के तट पे? तो ये भोगवा नदी के तट पे अवस्थित दोस्तों। यहाँ से हमें क्या मिला है? तो यहाँ से हमें गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला दोस्तों? हमें गोदीवाड़ा का, डॉकयार्ड का इनका हमें साक्ष्य मिला है। इसके अलावा हमें यहाँ से किन चीज़ों का और प्रमाण मिला है? ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमें युगल समाधि मिली है, ठीक है, युगल समाधि का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमें जो है वो जौ का प्रमाण मिलता है, बाजरे का प्रमाण मिलता है, ठीक है, जौ का हो गया, बाजरे का हो गया, ये सभी का प्रमाण जो है दोस्तों हमें लोथल से देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ से बहुत सारी जो है वो घोड़े की, ध्यान रखिएगा, घोड़े की मृड़ मूर्तियां मिलती हैं, ठीक है दोस्तों, मृड़ मूर्तियां मिलती हैं, मृड़ मूर्तियां मिलती हैं, मिट्टी की बनी हुई बहुत सारी घोड़े की मूर्तियां मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये हमें लोथल से मिलती है, जो कि भारत में गुजरात राज्य में ये अवस्थित है, ठीक है। और यहाँ से हमें जो है इनके व्यापार का साक्ष्य मिलता है। व्यापार मतलब यहाँ से दोस्तों हमें क्या है, बहुत सारे देशों की मोहरें मिली हैं। क्या मिली है दोस्तों? मोहरें मिली। जैसे यहाँ से हमें फारस देश की मोहर मिल रहा है, तो ये माना जाता है कि जो लोथल रहा होगा दोस्तों, लोथल से क्या होता रहा होगा? तो लोथल से दोस्तों इनका व्यापार होता था। व्यापार भी कहाँ पे? तो ये ध्यान रखिएगा, ये पश्चिम एशिया में अपना व्यापार जो है वो इसी बंदरगाह से चलाते रहे होंगे, ठीक है। तो ये लोथल के बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी हमने जिसको अभी देखा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, दधेरी। दधेरी एक स्थल है, और ये परवर्ती हड़प्पीपुरा स्थल है। ये कहाँ पे है? जब हड़प्पा का हमने देखा, हड़प्पा के 3 भागों में, एक हम प्राक हड़प्पा स्थलों को देखते हैं, एक जो है विकसित हड़प्पा को देखते हैं, और एक हम जो है परवर्ती हड़प्पा को देखते हैं। तो ये जो परवर्ती हड़प्पा स्थल है जिसका नाम है दधेरी, ये किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा ये दोस्तों, ये पंजाब में है। कहाँ पे है? ये पंजाब राज्य का अवस्थल है दधेरी, ठीक है। तो ये दधेरी कहाँ पे है दोस्तों? तो ये पंजाब राज्य में अवस्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल। सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा पुरा स्थल जो कि भारत में भी है, ठीक है, भारत में भी है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, वो है राखीगढ़ी, ठीक है दोस्तों। क्या है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो कि भारत के हरियाणा राज्य में अवस्थित है, ठीक है, हरियाणा राज्य में अवस्थित है। नदी अगर पूछे तो ये घग्गर नदी, ठीक है, अगर दिया हो घग्गर नदी तो ठीक है, नहीं तो घग्गर नदी की ही सहायक नदी है जिसका नाम है रंगोई नदी। आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, रंगोई नदी के तट पे जो है ये अवस्थित है। कौन सा? राखीगढ़ी। और यहाँ से हमें किन चीजों का प्रमाण मिला है? ठीक है, किसका प्रमाण हमें प्राप्त होता है राखीगढ़ी से? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हमें जो है पक्की मिट्टी का हल मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? पक्की मिट्टी का हल मिलता है।
पक्की मिट्टी का हल जो है हमें कहाँ से मिलता है दोस्तों, तो हमें राखीगढ़ी से मिलता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका, पक्की मिट्टी का हल कहाँ से मिलता है हमें, राखीगढ़ी से मिलता है, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, किस नदी के तट पे है, तो ये जो है घग्गर नदी या रंगोई नदी के तट पे ये अवस्थित है, और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे मिला है। देखिए दोस्तों, जो इसके सर्वाधिक नगरों का जो संकेंद्रण मिलता है, सर्वाधिक जो इनकी बस्तियां प्राप्त हुई है, वो घग्गर एवं हकरा नदी के मध्य हुई है। ठीक है, घग्गर एवं हकरा नदी, जिसको प्राचीन समय में जो हम लोग सरस्वती नदी का एरिया कहते थे ना, अभी हमने देखा ना सिंधु और सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है इस सभ्यता को, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा नगरों का जो है वो संकेंद्रण देखने को मिलता है। इसी घग्गर एवं हकरा के बीच में ही जो है राजस्थान और हरियाणा के बहुत सारे स्थल जो है वो आते हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलेबंदी किस काल को प्रदर्शित करती है। तो कच्ची ईंटों, जब ये कच्ची ईंटों का प्रयोग किए हैं, कच्ची ईंटों से ये जो है किलेबंदी कर रहे हैं दोस्तों, कहाँ पे, तो ये हमें प्राक हड़प्पा की ये विशेषता है। ठीक है, कच्ची ईंटों का जो प्रयोग है वो प्राक हड़प्पा की विशेषता है। जब ये हम लोग विकसित हड़प्पा को देखते हैं दोस्तों, परिपक्व हड़प्पा को देखते हैं, तो ये फिर पक्की ईंटों का प्रयोग करते हैं, और उन्हीं पक्की ईंटों की जो है ये चढ़ दीवारी का प्रयोग करते हैं, एक सुरक्षा दीवार बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र, जिसको प्रवरा नदी क्षेत्र कहा जाता है, ये स्थल कहाँ पे है। तो ध्यान रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो दक्षिणी स्थल है दोस्तों, जो साउथ वाला स्थल है, जिसका नाम है दैमाबाद, जिसका नाम क्या है दोस्तों, दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र जिले में ये अवस्थित है दोस्तों, और ये प्रवरा नदी क्षेत्र में है। ठीक है, प्रवरा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये प्रवरा नदी क्षेत्र में दोस्तों ये स्थल अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जो गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र या उसकी को प्रवरा नदी क्षेत्र कहा जाता है, तो ये है इसका दैमाबाद दक्षिणी स्थल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दैमाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है, सभी को पता है ये प्रवरा नदी, जिसको हमने अभी देख लिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा स्थल है जहां से हमें प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता दोनों के ही स्थल मिलते हैं। ठीक है, अवशेष मिलते हैं, तो ये दो स्थल दोस्तों, एक बनावली और एक कालीबंगा। बनावली कहाँ पे है, अभी हमने देखा, ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, हरियाणा राज्य में बनावली अवस्थित है दोस्तों, और कालीबंगा कहाँ पे है, तो ये राजस्थान राज्य में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ से हमें जो है प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता दोनों के ही जो है वो अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है मोसोपोटामिया अभिलेखों में उल्लिखित मेलुआ की पहचान किसके साथ की जाती है। देखिए, जो मेलुआ है जिसका हमें उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं, वहां पे दोस्तों उनके अभिलेखों में हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके लिए मेलुआ शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने किसका शब्द का प्रयोग किया है, तो ध्यान रखिएगा ये मेलुआ शब्द का प्रयोग हुआ है, ये सिंधु क्षेत्र या सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया गया है। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि हमारा जो व्यापार होता था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यापार होता था, वो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ हुआ था, क्योंकि बहुत सारे उनके जो अभिलेखों में पहली चीज तो नाम का उल्लेख मिल रहा है, दूसरी चीज उनकी मोहरें हमारे यहाँ मिली और हमारी मोहरें जो है उनके यहाँ मिली हैं, और बहुत सारी वस्तुएं भी जो है वो मिली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हड़प्पीय स्थल मांडा, जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है, किस नदी तट पर अवस्थित है। तो हमने पहले भी बताया कि जो मांडा है दोस्तों, ये इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ पे है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो है मांडा जो है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में ये अवस्थित है। नदी पूछ रहा है दोस्तों, तो ये चिनाब नदी पे है। कहाँ पे है दोस्तों, तो ये चिनाब नदी के तट पे ये अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ये चिनाब नदी के तट पे जो है मांडा, जो कि इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, ये चिनाब नदी के तट पे अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि हड़प्पीय संस्कृति का वह कौन सा पुरास्थल है जहां से दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है दोस्तों, इसकी एक सबसे प्रमुख विशेषता है कि इनके जो नगर हैं, ठीक है, इनके पास मतलब जो इनके नगर है दोस्तों, इनके नगर में क्या है, एक तो हमें दुर्ग मिलता है, एक नगर दुर्ग मिलता है दोस्तों, और एक इनका जो है वो किला, मतलब एक इनका दोस्तों दुर्ग मिलता है और एक इनका दोस्तों नगर मिलता है। ठीक है, दुर्ग जो होता है ये पश्चिमी एरिया को कहते हैं, और पूर्वी एरिया को दोस्तों पूर्वी नगर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे शायद उस समय की जो बड़ी आबादी थी वो इसी पूर्वी नगर में दोस्तों निवास करती थी, और दुर्ग जो था यहाँ पे शायद उस समाज का जो शासक वर्ग रहा होगा, या जो धनी वर्ग रहा होगा, या वणिक वर्ग रहा होगा, वो वहाँ पे निवास करता रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था, तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि ये एक जो
जो नगर और दुर्ग होते थे दोस्तों, ये एक रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। ठीक है, ये रक्षा प्राचीर से, एक बाउंड्री से ये घिरे होते थे। परंतु कालीबंगा में देखिए, जो कालीबंगा है, यहाँ के जो नगर हैं और जो नगर दुर्ग है, ये दोनों अलग अलग जो है वो रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने है। ये कालीबंगा कहाँ पे है दोस्तों? तो ये राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों ये अवस्थित है। इसकी खोज किसने किया है, देख लेते हैं फटाफट दोस्तों। इसकी खोज जो है वो अमलानंद घोष ने किया है। ठीक है, किसने किया दोस्तों? अमलानंद घोष ने किया है। और कालीबंगा की एक सबसे बड़ी विशेषता हम आपको ये बता दें दोस्तों कि इनके जो नगर हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जो ये कालीबंगा है दोस्तों, कालीबंगा के जो भवन बने हुए हैं, ठीक है, जो कालीबंगा के दोस्तों जो भवन है, ये भवन इनके कच्ची ईंटों से बने हैं। ये कच्ची ईंटों से इनके भवन बने हैं। परंतु इनकी जो नालियां हैं दोस्तों, इसकी जो नालियां है वो पक्की ईंटों से बनी है। ठीक है, वो पक्की ईंटों से इनकी नालियां बनी है। ठीक है, और कालीबंगा से ही दोस्तों हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। जुते खेत का साक्ष्य जो हमें प्राप्त होता है कहाँ से? तो ये कालीबंगा से प्राप्त होता है। और यहाँ के दोस्तों जो नगर और दुर्ग थे, दोनों ही जो तो अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि सैंधो वासियों को निर्माण क्षेत्र में ज्ञात था। तो जो सैंधो वासी थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनको निर्माण में, उनके जो स्थापत्य हैं, उस किन किन चीजों के बारे में इनको जानकारी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनको कुएं का निर्माण था। ठीक है, कुओं के निर्माण की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो से, कहाँ से दोस्तों? ध्यान रखिएगा, जैसे जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में दोस्तों प्रत्येक घरों में हमें कुएं का साक्ष्य मिलता है। मोहनजोदड़ो में दोस्तों हमें प्रत्येक घरों में जो है कुएं का साक्ष्य मिलता है। स्तंभों के निर्माण की इनको जानकारी थी और इनको नालियों की निर्माण की जानकारी थी। इनकी नालियां जो थी दोस्तों वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और पूरी प्रॉपर जो है वो ढकी रहती थी। हर घर की जो नालियां होती थी वो जाकर के मेन नाली में जुड़ती थी और वो फिर पूरे नाले में जुड़ जाता था। ठीक है, नालियां इनकी ढकी हुई होती थी, जैसे आज की नालियां होती हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो ये जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इसकी जानकारी थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कक्ष में स्थित हड़प्पी स्थल है। कक्ष की कहाँ पे है? ये गुजरात का जो कक्ष वाला एरिया है, वहां पे कौन कौन से स्थल हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखिएगा, देसलपुर, सुरकोतड़ा और धौलावीरा। ये देसलपुर, सुरकोतड़ा और धौलावीरा दोस्तों ये कक्ष में अवस्थित स्थल है। ठीक है, ये गुजरात राज्य का, जैसे हम लोग ये गुजरात राज्य को देखते हैं दोस्तों, तो ये कक्ष में अवस्थित जो स्थल है कौन कौन से हैं? देसलपुर, सुरकोतड़ा और धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा से हमें जो है जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त होता है। धौलावीरा से क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, यहाँ से तो हमें जल प्रबंधन का साक्ष्य हमें धौलावीरा से प्राप्त होता है। सुरकोतड़ा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली हैं, घोड़े की जो है वो अस्थियां मिली हैं। ठीक है, घोड़े की अस्थियां मिली हैं। और देसलपुर से दोस्तों हमें क्या मिला है? देसलपुर से हमें क्या मिला है? तो जैसे जैसे आगे आएगा हम देखते जाएंगे कि देसलपुर से भी हमें किन चीजों की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, धौलावीरा कक्ष क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है? तो धौलावीरा जहां से हमें जल प्रबंधन का प्रमाण प्राप्त होता है, ये गुजरात राज्य में कक्ष की खाड़ी में स्थित है और ये कादिर द्वीप में अवस्थित है। किस द्वीप में दोस्तों? तो ये कादिर द्वीप में ये स्थल अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, खंभात क्षेत्र में स्थित हड़प्पी स्थल है। अब खंभात क्षेत्र की बात कर रहा है, खंभात क्षेत्र में कौन से स्थल हैं दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, रोजदी हो गया, रंगपुर हो गया और लोथल, रंगपुर, रोजदी, ये सभी गुजरात राज्य में ये दोस्तों जो है वो खंभात क्षेत्र में। कच्छ क्षेत्र में हमने देखा, अब हमने देखा खंभात क्षेत्र में। खंभात क्षेत्र में कौन है? रोजदी, रंगपुर, लोथल, ये जो है ये गुजरात राज्य के जो है खंभात क्षेत्र में अवस्थित स्थल हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधो स्थलों की सबसे अधिक खोज हुई है? तो सबसे अधिक जो स्थल मिले हैं जब स्वतंत्र नहीं हुआ था भारत, इसके पहले जो बहुत सारे स्थल थे वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे और वो बंटवारे के बाद वो सारे स्थल जो है वो पाकिस्तान में चले गए। फिर भारत में उस समय 2 ही स्थल बचे हुए थे, बाद में यहाँ पे विस्तृत खुदाई हुई, उसकी वजह से जो बहुत सारे स्थल निकल करके आए उसमें सर्वाधिक जो है वो गुजरात राज्य में है। ठीक है, गुजरात राज्य में है, जिसको भी हमने देखा खंभात क्षेत्र में, कच्छ के क्षेत्र में, जैसे यहाँ पे दोस्तों धौलावीरा हो गया, ठीक है, लोथल हो गया, देसलपुर हो गया, ठीक है, सुरकोतड़ा हो गया, रंगपुर हो गया, ये सभी जो स्थल है कहाँ पे है? तो ये गुजरात राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह कौन से हड़प्पीपुरा स्थल है जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में अवस्थित है? तो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में अवस्थित कौन सा दोस्तों? तो ये शुर्तघोई और मुंडीकाक। देखिए, ये शुर्तघोई और मुंडीकाक ये दोनों ही स्थल दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अफगानिस्तान राज्य में स्थित है। कहाँ पे? ये अफगानिस्तान जो राज्य है, जो देश है, वहां पे ये 2 स्थल अवस्थित हैं। कौन कौन सा दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, शुर्तघोई और मुंडीकाक। ठीक है, शुर्तघोई और मुंडीकाक। नेक्स्ट देखते हैं, बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पीपुरा स्थल है।
तो बलूचिस्तान प्रांत में कौन कौन से हड़प्पी पुरास्थल है दोस्तों? तो यहाँ पे डाबरकोट है, सोतकांगे कोह है और सुतकांगे डोर है। सोतका कोह है, सुतकांगे डोर और डाबरकोट, ये कहाँ पे है? तो ये बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? अभी हमने कई बार इसमें डिस्कस किया दोस्तों। तो ये यहाँ का है, देखिए ऑप्शन में दिया होगा विशाल अन्नागार, ये भी यहाँ की जो है सबसे बड़ी इमारत है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है स्नानागार, स्नानागार ध्यान रखिएगा, स्नानागार यहाँ का जो है स्नानागार हो गया और अन्नागार, ठीक है दोस्तों, स्नानागार और अन्नागार जो इनका ग्रेनरी है दोस्तों, ये यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, कहाँ की? तो ये मोहनजोदड़ो की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता के स्थल हैं। तो जो सिंधु घाटी में अवस्थित है, सिंधु घाटी में कौन कौन से स्थल अवस्थित हैं? तो हमने देखा मोहनजोदड़ो है, चोंदड़ो है और कोटदीजी है। सभी क्या है? ये सिंध प्रांत में अवस्थित है। ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के ये सिंध प्रांत में अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, सिंध प्रांत में ये अवस्थित है, सिंधु नदी के तट पे। ठीक है, कौन कौन सा? मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी। मोहनजोदड़ो से थोड़ी ही दूर पे जो है वो चहुंदड़ो है। चहुंदड़ो में दोस्तों क्या है? यहाँ पे हमें मनके बनाने का, ठीक है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें मनके बनाने का जो है वो उद्योग मिले हुए हैं। ठीक है, मनके बनाने का उद्योग मिला हुआ है। इससे पता चलता है कि जो चहुंदड़ो वासी रहे होंगे वो बहुत कुशल कारीगर रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट, उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वो है आलमगीरपुर, सोथी, हुलास, सहारनपुर। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश से पूछ रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं? तो ये आलमगीरपुर दोस्तों जिसको हमने देखा, ये आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो ये मेरठ जिले में है। ठीक है, मेरठ जिले में दोस्तों ये हिंडन नदी के तट पे है। ठीक है, हिंडन नदी के तट पे है। सोथी ये उत्तर प्रदेश में स्थल है। हुलास सहारनपुर में स्थल है। इसके अलावा दोस्तों मंडी, ध्यान रखिएगा, उसके अलावा दोस्तों ये मंडी, ये जो 4 स्थल हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात है। यहाँ से जो ईंट मिले हैं इनका रेशियो क्या है दोस्तों? तो इनका जो रेशियो है 1:2:4 है। ठीक है, इनकी जो ईंटें हैं जिनका रेशियो 1:2:4 है, इनके ईंटों के अनुपात को, जो कि हड़प्पा सभ्यता से जितने भी इनके स्थल हैं दोस्तों, जितने भी स्थल हैं सभी स्थलों से ये प्राप्त हुआ है। इससे पता ये चलता है कि हड़प्पा के समय में जरूर एक कोई केंद्रीय सत्ता रही होगी। ठीक है, जो सभी जगहों पे एक ही मानक का प्रयोग किया जा रहा है, एक ही तरीके से उसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? ठीक है, दुर्गीकरण का साक्ष्य मिलता है तो ये हमें कोटदीजी से मिलता है और ये प्राक हड़प्पा स्थल है। कैसा स्थल है दोस्तों? तो ये प्राक हड़प्पा स्थल है। कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, ये पाकिस्तान के दोस्तों सिंध प्रांत में ये स्थल जो है ये अवस्थित है दोस्तों। और ये कैसा स्थल है? तो ये प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल है। कैसा स्थल है? प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल है, मतलब वहां पे जो है दुर्गीकरण का साक्ष्य मिलता है। और ये जो दुर्गीकरण किया गया दोस्तों, ये पक्की ईंटों से नहीं किया गया है, ये कच्ची ईंटों से इनका दुर्गीकरण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है। नेक्स्ट है इसमें कि हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम क्या है? अगर हम जो हड़प्पा सभ्यता है उसको अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर आए, अगर हम नॉर्थ टू साउथ की ओर आए तो हमें यहाँ पे जो है उनको क्रम में लगाना है। तो सबसे ऊपर हमें क्या मिलेगा? हड़प्पा मिलेगा। ठीक है, हड़प्पा मिलेगा, कालीबंगा मिलेगा, मोहनजोदड़ो मिलेगा और लोथल मिलेगा। ठीक है, हड़प्पा ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है और इसमें मोहनजोदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कालीबंगा जो दोस्तों ये राजस्थान में अवस्थित है और लोथल जो है ये गुजरात राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि झूकर संस्कृति का संबंध किस संदेह स्थल से है? झूकर संस्कृति, ठीक है, झूकर संस्कृति का जो हमें जो प्राप्त झूकर जो संस्कृति है उसके जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं वो हमें चहुंदड़ो से प्राप्त होते हैं। कहाँ से दोस्तों? चहुंदड़ो से, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये अवस्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे झूकर संस्कृति का संबंध किससे है? तो ये परवर्ती जो बाद की जो संस्कृति है उसी को जो है झूकर संस्कृति कहा जाता है, जिसके अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? तो हमें चहुंदड़ो से मिलते हैं इसके अवशेष। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? तो किस भाग में? ध्यान रखिएगा, ये उत्तर पश्चिम भाग में हुआ था। ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में जो है भारतीय उपमहाद्वीप में हम देख रहे हैं। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में अगर हम देखें तो इनका जो हमें उदय देखने को मिलता है वो आपको देखेंगे तो आप इनको यहाँ पे मिलेगा कि ये उत्तर पश्चिम, ठीक है, ये जो इलाका है उत्तर पश्चिम भाग में इसको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही तक देखेंगे। जो भी तथ्य थे इनको हमने देखा, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है।
और बाकी के जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उसको हम कल की क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप शेयर करिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों में, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।